तो हम बात कर रहे थे। आज जो नया चैप्टर है ये आपका चैप्टर 6 है, लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का नाम इंस्ट्रूमेंटेशन है, यंत्रीकरण। यंत्रीकरण क्या होता है इसके बारे में हम बता रहे थे कि अगर हम किसी भी मापन में, जो कि हमारा सब्जेक्ट है मापन का, मापन के बारे में पढ़ना है, तो मापन यंत्रों के बारे में भी पढ़ना है, तो जो भी हम मापन करते हैं उसमें अगर हम यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, किसका, हर मापन में अगर हम एक नया यंत्र का, मापन यंत्र का इस्तेमाल करें, हर मापन के तरीकों में एक यंत्र का इजाद करें, तो इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है यंत्रीकरण। आपके हर मापन के प्रक्रिया में अगर कोई ना कोई यंत्र है आपके पास, आपने कोई ना कोई यंत्र बना रखा है, तो वो प्रक्रिया कहलाएगी यंत्रीकरण। इस पूरा प्रोसेस को यंत्रीकरण कहा जाता है। अब फिर हम ये कह रहे थे कि यंत्रीकरण में हमको यंत्र इस्तेमाल करने हो, तो चूंकि हमारा जो ब्रांच है वो है मैकेनिकल, तो जितने भी क्वांटिटीज का मेजरमेंट करना होगा, जिस भी चीज का मापन करना होगा हमारे मैकेनिकल में, वो सभी मैकेनिकल क्वांटिटीज होंगी। उदाहरण प्रेशर है, फोर्स है, उसके अलावा वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेन है। ये सारी चीजें क्या होंगी अपने, सारी की मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं। तो हम जनरली इलेक्ट्रोमैकेनिकल यंत्र इस्तेमाल करते हैं अपने मेजरमेंट के लिए। जनरली जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं आज के जमाने में, वो या तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैं या तो मैकाट्रॉनिक्स के हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहने का मतलब है कि वो मैकेनिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं, लेकिन वो बेस्ड किस पे है? इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स पे, इलेक्ट्रिकल के प्रिंसिपल्स पे वर्क होता है। मैकेट्रॉनिक्स क्या करता है कि वो मैकेनिकल मेजरमेंट करना होता है उसको, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट या फिर थियरीज इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उसको मैकेट्रॉनिक्स का हिस्सा कहा जाता है। तो जनरली जो भी यंत्र हमारे पास है, इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं तो मैकाट्रॉनिक्स होते हैं। उनमें क्या होता है ऐसा कि उनमें एक डिवाइस लगी होती है जिसका नाम है ट्रांसड्यूसर। आपके सिलेबस में ट्रांसड्यूसर है, पूछा जा सकता है क्या होता है, कितने प्रकार हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये आपका। अब से लेकर हमें लगता है कि 5-6 जुलाई तक ये चैप्टर चलेगा, इसमें बहुत लंबा है, ठीक है। स्पेशली ट्रांसड्यूसर का पार्ट, बहुत सारी मेजरमेंट का पार्ट, जैसे इसमें बहुत 2-3 पार्ट हैं आपके। अब देखिए 2-3 पार्ट में क्या है इस पूरे चैप्टर में। पहला पार्ट जो है वेरियस क्वांटिटीज है, मेजरमेंट करने के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वेरियस क्वांटिटीज को, जैसे एक्सेलेरेशन कैसे मेजर होगा उसके लिए कौन सा यंत्र है, उसके अलावा जो प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, स्ट्रेन, ये सारे मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ना होगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स के बारे में पढ़ना है, उसके अलावा स्ट्रोबोस्कोप के बारे में पढ़ना, वाइब्रेटिंग रीड के बारे में पढ़ना है। ये सब आपके सिलेबस पे, ठीक है। और उसके बाद जो इसका दूसरा मुख्य टॉपिक है वो स्ट्रेन गेज और लोड सेल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब स्ट्रेन गेज, लोड सेल्स के बाद जो आखिरी टॉपिक है वो है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है, स्पेशली थर्मोमीटर, थर्मिस्टर, बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स एंड पायरोमीटर्स के बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल या मैकेट्रॉनिक्स डिवाइस होता है उसमें एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है। वो ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को, फॉर एग्जांपल जो भी मैकेनिकल क्वांटिटीज होंगी वो तो नॉन इलेक्ट्रिकल होंगी, वो तो जो भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिनका मापन या मेजरमेंट करना है, उनको वो कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल फॉर्म के में क्या का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपको प्रेशर मेजरमेंट करना है। क्या करना है? प्रेशर मेजरमेंट। आपको दाब का मापन करना है, तो दाब को मापन के लिए तो दाब में परिवर्तन को क्या करता है ट्रांसड्यूसर, या तो वो उस दाब के परिवर्तन को कन्वर्ट कर देगा, परिवर्तित कर देगा चेंज इन वोल्टेज के फॉर्म में, चेंज इन करंट के फॉर्म में, चेंज इन फ्लक्स के फॉर्म में, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो वो ये जितनी भी क्वांटिटीज का नाम लिया वो सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म के हैं। तो बेसिकली
इलेक्ट्रोमैकेनिकल या फिर मैकेट्रॉनिक्स डिवाइसेस में ट्रांसड्यूसर लगा होता है। जो क्या काम करता है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ वेरिएशंस को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ वेरिएशंस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारा मेजरमेंट क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, इजी टू डिस्प्ले हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप टेकोमीटर देखे होंगे, टेकोमीटर में कुछ करना नहीं होता, ऐसे आप शाफ्ट के सामने ले जाते हैं, उसकी आरपीएम डायरेक्ट नंबर्स में बता देता है। तो मैकेनिकल मेजरमेंट आपको करना होता तो बहुत टाइम लगता, टाइम टेकिंग होता है, और डिस्प्ले जो है वो आपको नहीं, डायरेक्ट नहीं पता चलता कि कितना आरपीएम है। लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट था, इसलिए आपको क्या, उस रोटेशन पर मिनट को उसने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया किसमें, नंबर के फॉर्म्स में, जो इजी टू रीड हो। उसने वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद उस ट्रांसड्यूसर ने उस वोल्टेज को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में, पल्सेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। यही फायदा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस का, जिनमें ट्रांसड्यूसर लगा था। बहुत टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है, आपको पढ़ना भी है, लंबा सिलेबस है ये, करीब 14 लेक्चर लगते हैं इसमें। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अब देखो बहुत सारा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी क्वांटिटीज का मेजरमेंट पढ़ना है आपको, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन, और भी बहुत सारी हैं, और आरपीएम के बारे में, रोटेशन पर मिनट नापना है आपको। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रेन गेज एंड लोड सेल्स के बारे में, स्पेशली आज का जो आपका टॉपिक है वो है। स्ट्रेन का मतलब आप समझ लीजिए कि स्ट्रेन क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने मास में पढ़ा था कि किसी भी बॉडी पे आप जब फोर्स लगाते हैं, ठीक है, बाह्य बल लगता है, तो उस बाह्य बल के कारण अंदर प्रतिरोध जनता है। अब प्रतिरोध के कारण आपका जो मटेरियल है वो डिफॉर्म होता है। डिफॉर्म मतलब उसका विरूपण होता है, ठीक। विरूपण को ही अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, उसके पुराने कितना विरूपण हुआ और उसका पहले कितना डायमेंशन था, उस डायमेंशन का जो अनुपात लेंगे वही विकृति है। तो हमको एक्चुअली विकृति या विरूपण नापना है किसी भी मटेरियल का, तो पहले हमको विकृति को समझना होगा कि विकृति क्या होती है। तो विकृति, अब उदाहरण के लिए मैं यहाँ आपको बताता हूँ। ये एक रॉड है, इसको खींचा, फोर्स, इसका लेंथ L है, बाद में ये थोड़ा बड़ा हो गया, क्या हो गया, ये हो गया L प्लस डेल एल। कितना बदलाव आया इसमें, डेल एल का। तो जो विकृति होती है, विकृति को ई या एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, विकृति को ई या एप्सिलॉन से, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ। तो विकृति क्या है, परिमाप में परिवर्तन तथा ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब जो वास्तविक परिमाप शुरुआत में था उसका जो अनुपात होता है वही विकृति होती है, ठीक। आपको विकृति समझ में आ गई होगी। अब स्ट्रेन गेज कैसे काम करता है, उस विकृति को कैसे नापता है, इसे समझे। ये मान लीजिए एक मेटालिक स्ट्रिप है, कैसा है, मेटालिक स्ट्रिप है। जनरली जो भी हम अपने मैकेनिकल में इस्तेमाल करते हैं वो सभी मेटल्स के कंपोनेंट होते हैं। तो जब आपने फोर्स लगाया तो इसके लेंथ में क्या आ गया, परिवर्तन, इसके लेंथ में परिवर्तन आ गया, परंतु क्रॉस सेक्शन एरिया में घटोतरी आ गई होगी। एरिया घट गया, लेंथ बढ़ गया। जब भी बल, अगर मान लीजिए टेंसाइल है, तो अगर बल टेंसाइल है तो लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एरिया घट जाएगा, ठीक है। और अगर बल कंप्रेसिव, संपीड़न के प्रकार का है, तो एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा और लेंथ घट जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आपको बल लगाने पर क्या हो रहा है, आपका
लेंथ या एरिया में परिवर्तन हो जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज को अगर हम क्वांटिफाई कर ले गए किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो हम इसका स्ट्रेन मेजर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। अब देखिए, ये एक मेटालिक कंडक्टर है। तो स्ट्रेन गेज क्या करता है इसके बारे में देख लें। स्ट्रेन गेज रेजिस्टेंस के बदलाव को इस्तेमाल करता है स्ट्रेन के बदलाव को दर्शाने के लिए। इसमें स्ट्रेन तो आई होगी, नो डाउट। मान लीजिए इसका जो रेजिस्टेंस पहले आर था, चूंकि लेंथ और एरिया, लंबाई और क्षेत्रफल बदल गया, तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध इस मेटालिक स्ट्रिप का, ठीक है। अब आप कहेंगे सर प्रतिरोध कैसे? इसका जो आप पढ़े होंगे फॉर्मूला, कि प्रतिरोध आर बराबर इलेक्ट्रिकल में रो एल बाई ए पढ़े थे, कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध का फॉर्मूला जो है वो रो एल बाई ए होता है। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो आपको नहीं लगता इस विकृति के कारण रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन हो रहा है? तो अब क्या करना है आपको, आप अगर अपने इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस में कोई ऐसा डिवाइस बना ले जो विकृति में परिवर्तन या फिर परिमापों में परिवर्तन को रेजिस्टेंस के परिवर्तन में बदल दे, तो आपको अगर जब जब रेजिस्टेंस बदलेगा तब तक आपको पता चलेगा कितना विकृति बदल रहा है। तो इसी का इस्तेमाल स्ट्रेन गेज करता है। करता क्या है, स्ट्रेन गेज हमेशा बल के कारण आए परिवर्तन जो होता है, ठीक है, बल के कारण आए परिवर्तन को ट्रांसड्यूसर के थ्रू बदल देता है रेजिस्टेंस में आए परिवर्तन में। तो ये डायरेक्ट क्या करता है, रेजिस्टेंस आप परिवर्तन नाप लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग स्ट्रेन को भी नाप लेते हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग जो है स्ट्रेन गेज के पूरे कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे और लोड सेल क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे।